एक प्रस्तावना। किसी भी लोकतंत्र में विकास का कोई आदर्श प्रतिमान रखना एक अनिवार्य पूर्वशर्त है। नीतियों का प्रतिपादन व परिपालन इस उद्देश्य से अपनाए गए विकास प्रतिमान पर बहुत अधिक निर्भर होता है। भारतीय राजनीति व व्यापार क्षेत्रों में भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एवं संविधान निर्माण के विषय में भारत की विकास संबंधी भावी प्रगति विषयक तमाम बहसें चली। वस्तुतः किसी एकल अस्तित्व के रूप में भारत की उत्तरजीविता का नितांत महत्व उसके संस्थापकों के दिमाग में सबसे ऊपर था। एक आदर्श प्रतिरूप विकसित करने का उद्देश्य न सिर्फ लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना था, बल्कि एक व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों पैदा करना भी था। विकास के मुद्दों पर बहसें भूनीतियों से लेकर औद्योगिक विकास व योजना तक जटिल एवं विविध थीं। 2.2 पृष्ठभूमि। पिछली इकाई में हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामाजिक आर्थिक विकास विषयक विचार की 3 मुख्य धाराएं फूटी अल्प राज्य निमंत्रण एवं समर्थन के साथ पूंजीवादी औद्योगिकरण, राज्य के मार्गदर्शन में समाजवादी औद्योगिकरण और धारणात्मक रूप से राज्य सत्ता की अनास्था पर आधारित गांधीवादी सर्वोदय दृष्टिकोण। वैचारिक बहस द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश विभाजन से पैदा हुई राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं द्वारा और जटिल बना दी गई। इस प्रकार खाद्य पूर्ति पर नियंत्रण का सवाल जो युद्ध के दौरान थोपा गया था, एक ऐसे देश के लिए संकटपूर्ण बन गया जिसके उर्वरतम खाद्य उत्पादक प्रांत अब पाकिस्तान में चले गए थे और जो शरणार्थियों के अंतर्वहन की बाढ़ झेल रहा था। गांधी जी ने नैतिक आधार पर नियंत्रण का विरोध किया क्योंकि इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था और नियंत्रण उठा लिया गया। परिणामतः खाद्य मूल्य तेजी से बढ़े और नियंत्रण दोबारा लागू करना पड़ा। 2.3 भ्रमकारी अधिव्यापन। उपरोल्लिखित 3 मुख्य विचारधाराएं एक दूसरे से स्पष्टतया पृथक नहीं थी। गरीब से गरीब लोगों के प्रति कोई भी भारतीय राजनेता गांधी जी से अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं था। इस बात ने उनको समाजवादी स्थिति के करीब रखा। परंतु कोई भी भारतीय राज्य सत्ता हेतु इतनी अनास्था नहीं रखता था जितना कि गांधी जी, और इस बात ने उन्हें नैतिक रूप से आर्थिक गतिविधियों संबंधी राज्य नियंत्रण के लिए लाभ कर दिया। इस बात ने उन्हें भारतीय पूंजीवादी वर्ग का प्रिय व्यक्ति बना दिया। तथापि भारतीय पूंजीपतियों ने लघु व कुटीर उद्योगों पर गांधी जी द्वारा बल दिए जाने को निरस्त कर दिया, जिनको उनके अनुसार अल्पकालिक रूप से स्थान तो दिया जाना चाहिए परंतु सिर्फ देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए ही। पूंजीवादियों की ही भांति ये समाजवादी नए नए अनौपनिवेशित अल्पविकसित देशों की आर्थिक समस्याओं को हल करने में मुख्य रणनीति के रूप में बृहत स्तरीय उद्योगों में विश्वास रखते थे और स्वभावतः लघु व कुटीर उद्योग की प्रभावोत्पादकता को निरस्त करते थे। परंतु पूंजीवादियों से भिन्न वे राज्य नियंत्रण में दृढ़ विश्वास रखते थे। इस बहस का एक पक्ष राष्ट्रीयकरण की परंपरागत समाजवादी नीति को महत्व देता था, जैसा कि सोवियत गणराज्य संघ में अमल में था। स्वतंत्रता पूर्व नेहरू के कथनों और स्वतंत्र भारत की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उनके अधिष्ठापन ने भारतीय पूंजीपतियों के बीच एक खतरे का संकेत किया। भारत में औद्योगिक श्रमजीवी वर्ग के बीच बढ़ती युद्धप्रियता से जुड़ा यही कारण या जिसने औद्योगिक संबंधों के विषय में आलोचनात्मक प्रश्न उठाए। भारतीय पूंजीपतिजन स्वभावतः श्रमिक संघवाद एवं श्रम सिद्धांत हेतु राज्य समर्थन को पसंद नहीं करते थे। गांधी जी ने श्रमिक संघवाद का तब तक पक्ष लिया जब तक कि वह उद्योग मालिकों के साथ मित्रतापूर्वक काम करता रहा और इस प्रकार वर्ग विरोध की धारणा को बचा रखा। समाजवादी सिद्धांत वर्ग विरोध पर ही आधारित था। इसने भारत के औद्योगिक पूंजीपतियों के लिए यह संभव बना दिया कि वे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए गांधी के नाम का प्रयोग कर सकें। ऐसा सिर्फ भूमि सुधार के प्रश्न पर ही हुआ कि सर्वाधिक राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त हुई। यह अंशतः इस कारण या कि भूमि का स्थायी बंदोबस्त पूरे देश में नहीं फैलाया और स्थायी बंदोबस्त का बड़ा टुकड़ा पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को चला गया था। फिर भी जागीरदार तथा शेष ब्रिटिश भारत में अन्य मध्यवर्ती अधिकारधारक इस नए रुझान से नाखुश थे। 2.4 भूनीति विषयक बहस। भूमि सुधार के उस प्रश्न से ही शुरुआत करना सुविधाजनक रहेगा जिस पर सर्वाधिक मतैक्य था। पिछली इकाई में यह देखने में आया कि भारत के बड़े उद्योगपतियों की जंबई योजना भी भूमि सुधारों को समझती थी। 28 जून 1946 को बिरलाओं के गृहपत्र ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने यह घोषित करते हुए भूमि सुधार हेतु एक मजबूत पक्ष तैयार किया कि जमींदारों के पास अपने अस्तित्व के लिए कोई आर्थिक औचित्य प्रतिपादन नहीं है। दिसंबर 1946 में जे. कुमारप्पा, एक सच्चे गांधीवादी, के नेतृत्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति की भूमि सुधार संबंधी उपसमिति ने भूमि सुधार की 3 अवस्थाएं सामने रखीं: जमींदारी व अन्य मध्यवर्ती अधिकारों का अंत, वास्तविक किसानों को अधिभोक्ता अधिकार दिलाना और भूमि धारण पर अधिकतम सीमा। जमींदारी और मध्यवर्ती अधिकारों की नीति इस प्रकार तय थी। इस बहस में इसी कारण क्षतिपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की संविधान सभा में संपत्ति के अधिकार पर चर्चा के दौरान यह विषय तीक्ष्ण हो गया। 2 मई 1947 को राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने संपत्ति के अधिकार विषय प्रारूप अनुच्छेद में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा जो क्षतिपूर्ति से पहले उचित शब्द लिखकर मुआवजा दिए जाने पर सार्वजनिक उद्देश्य से राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण किए जाने को अनुमति देता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह स्पष्ट करते हुए इस संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि जमींदार लोग अथवा उनके कुछ प्रतिनिधि इस तरीके से भूमि सुधार कार्यक्रम को निष्फल नहीं कर सकते। उन्हें समय को पहचानना चाहिए और समय के ही साथ चलना चाहिए, उन्होंने घोषित किया। जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रांतों में विधान पहले ही लागू किए जा रहे थे और इस आशय के कानून संविधान लागू होने के पहले से ही बनाए जाते रहे थे। अधिग्रहण प्रक्रिया यहां पहले से ही मौजूद है और विधायिका जमींदारियों को खत्म करने हेतु कदम पहले ही उठाती रही है, पटेल ने बयान दिया। 2.5 नियंत्रण प्रणाली। खाद्यापूर्ति पर नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान आवश्यक हो गई थी ताकि साम्राज्यवादी सरकार लाद्य की आपूर्ति युद्ध मोर्चों पर कर सके। युद्ध समाप्ति पर बाजार की निरंतर अनिश्चितता के मद्देनजर यह जारी रखी गई। विभाजन ने खाद्य मोर्चे पर अभाव को सिर्फ बदतर ही किया। 14 जनवरी 1944 को ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने सुझाया कि कार्यक्षेत्र व लक्षण में नियंत्रणों की वर्तमान व्यवस्था का क्रमिक सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि वह न सिर्फ शांति अर्थव्यवस्था के सहज संक्रमण को मजबूती प्रदान करे बल्कि हमारे देश में दीर्घावधि आर्थिक योजना का साधन भी बन सके। 1946 में गला की यह मुद्दा विवादास्पद हो गया। उस वर्ष जल्द ही जाने माने अर्थशास्त्रियों ए. गोरवाला और डी. आर. गाडगिल को लेकर जिन्स मूल्य बोर्ड नियुक्त कर दिया गया।
इसने उसी वर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की गई थी कि नियंत्रण व्यवस्था का सुधार हो न कि उसकी समाप्ति। दूसरी ओर सदस्यों के रूप में अधिकतर औद्योगिक आकर्षक व्यक्तियों वाली सितंबर 1947 में नियुक्त खाद्यान्न नीति कमेटी द्वारा उसी वर्ष दिसंबर में खाद्य नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था के तहत सरकार की वचनबद्धता को घटाने की सिफारिश करती एक अंतरिम रिपोर्ट बहुमत द्वारा अंकित की गई और प्रस्तुत की गई। जैसा कि हमने पिछली इकाई में देखा, गांधी जी ने अपना नैतिक समर्थन विनियंत्रण मांग को दिया और नियंत्रण एक अवधि विशेष के लिए हटा लिया गया। जब दाम ज्यादा चढ़ गए, नियंत्रण फिर से लागू कर दिया गया। 2.6 राष्ट्रीयकरण का मुद्दा। भारतीय व्यापारीगण समाजवादियों एवं वाम उग्रपंथियों से जन्म रहे राष्ट्रीयकरण की बात से भयभीत थे। 14 जून 1946 को ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने घोषणा की, हम अर्थव्यवस्था की पूरी श्रृंखला के समग्र एवं तत्काल समाजीकरण के सोवियत आदर्श को निष्कपट रूप से निरस्त करते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के 20वें वार्षिक सत्र में जवाहरलाल नेहरू को व्यापारियों को आश्वस्त करना पड़ा। ऐसी कल्पना करना गलत है, उन्होंने कहा कि यह सरकार उद्योग को नुकसान पहुंचने की राह पर है। यह हमारी बेवकूफी होगी। हम उद्योग के लिए सुविधाएं तथा उत्पादन हेतु सुविधाएं तकनीकी, वैज्ञानिक एवं विद्युत संसाधन यथासंभव मुहैया कराना चाहते हैं। 4 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन को एक संबोधन में उन्होंने यह आश्वासन फिर दोहराया। 2.7 योजना का मुद्दा। यद्यपि भारतीय जनता के सभी वर्गों के बीच योजना के विचार का आमतौर पर स्वागत हुआ, योजना के लक्षण विषयक उनके विचारों में भिन्नता थी। भारतीय व्यापारियों ने सोवियत रूपी योजना को दृढ़ता से ठुकरा दिया और राज्य निर्देशन की एक अस्पष्ट व्यवस्था का स्वागत किया। वे उन मूल व गुरु उद्योगों के विस्तार में राज्य की भूमिका का भी स्वागत करते थे जिनके लिए उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, परंतु राज्य की भूमिका उनके अनुसार कम से कम रहेगी। समाजवादी व वाम उग्रपंथियों ने राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों में राज्य की और अधिक भूमिका की संभावना पर विचार किया। ऐसा माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूतिशील थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे के प्रति। तथापि पटेल को माना जाता है कि उन्होंने सरकार द्वारा उस योजना आयोग की स्थापना का सशक्त विरोध किया था जिसको वह समझते थे कि सोवियत संघ की आर्थिक विचारधारा को ही प्रकट करेगी और सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी। यह पटेल की मृत्यु के बाद ही हुआ कि एक ऐसा भारतीय योजना आयोग स्थापित किया जा सका जो मंत्रिमंडल के अधीन हो और प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष हो। 2.8 औद्योगिक संबंध। श्रमिक संघ के मोर्चे पर सबसे तीक्ष्ण विवाद उठा। 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुरोध पर जब अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस एटक की स्थापना हुई, कांग्रेस जनों ने आमतौर पर स्वयं को इससे अलग रखा। वे इसमें 1922 में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गया अधिवेशन के बाद ही सम्मिलित हुए। गांधी जी के प्रत्यक्ष संरक्षण वाले अहमदाबाद वस्त्रोद्योग कर्मचारी संघ ने इसमें कभी शिरकत नहीं की। परिणामतः एटक साम्यवादियों व समाजवादियों के ही कड़े प्रभाव में रहा। जब 1942 में और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के चलते कांग्रेसी समाजवादियों समेत बड़ी संख्या में जेल गए, यह क्षेत्र पूरी तरह से साम्यवादियों के लिए छोड़ दिया गया। ये भेद दो मुख्य कारकों द्वारा गंभीर बना दिए गए। 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था जिसके आधार पर अश्लील भारतीय कांग्रेस कमेटी के साम्यवादी सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मजदूर मोर्चे में साम्यवादी युयुत्सा बहुत बढ़ गई। सत्ता के सहज हस्तांतरण की दृष्टि से जो अनेक ब्रिटिश उद्योगों को भारतीय हाथों में सहज ही सौंपे जाने के साथ हुआ, यह श्रमिक युद्धप्रियता कांग्रेस नेतृत्व द्वारा नापसंद की गई जिसे भारतीय वृहद व्यापार का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेसी नेताओं ने औद्योगिक विवादों का अनिवार्य विवाचन निर्धारित किया और कर्मचारियों के हड़तालाधिकार का विरोध किया। 1947 के आरंभ में एक हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना की गई जिसके केंद्र में था अहमदाबाद वस्त्रोद्योग कर्मचारी संघ। जनशक्ति जुटाने में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की असफलता के मद्देनजर मई 1947 में पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय सम्मेलन किया और एक पृथक श्रम संगठन बनाने का फैसला किया। परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस इंटक की स्थापना हुई। एक अन्य वर्ष के अंदर अंदर दो और केंद्रीय श्रम संगठनों ने जन्म लिया, हिंद मजदूर सभा इंटक से टूटकर और संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस एटक से टूटकर। सत्ता हस्तांतरण के समय जब भारतीय पूंजीवाद पनप रहा था, इसी कारण वर्ग विवाद के मुद्दे ने तीव्रता प्राप्त कर ली और इसने औद्योगिक संबंधों को सहज ही प्रभावित किया। पूंजीवादियों के लिए औद्योगिक विकासात औद्योगिक शांति जरूरी थी और युद्धप्रिय श्रमिक संघवाद औद्योगिक शांति के प्रति अपकारी था। चूंकि स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी, साम्यवादी व समाजवादी चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के भीतर वर्ग संबंध शीघ्रातिशीघ्र कायम किए जाएं। 2.9 राजनीतिक बहस। स्वतंत्रता प्राप्ति की अवधि के आसपास वैचारिक बहस ने राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा। प्रथम युद्धोपरांत बजट स्फीति विषयक था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्फीतिकारी प्रवृत्ति का सामना करने के लिए अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली खान ने एक बजट प्रस्तुत किया जिसमें 1 लाख रुपए से अधिक सभी व्यापार लाभों पर 25% कर का प्रस्ताव था। इस कर का अभिप्राय था दौलतमंद भारतीयों की खर्चीती आदतों पर रोक लगाना और यह समाजवादी रंग में रंगा था। परंतु उसने उन कांग्रेसियों के बीच तीव्र उत्तेजना पैदा कर दी जो यह आरोप लगाते थे कि यह बजट उन व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने पर अभिलक्षित था जो अधिकतर कांग्रेस समर्थक थे। इस बजट ने व्यवहारतः कांग्रेस लीग सहयोग का अंत सुनिश्चित कर दिया और देश के विभाजन की ओर ले जाते मुख्य कारकों में एक रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर जून 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि स्वतंत्रता आंदोलन बलों ने साम्राज्यवादी शासकों को मजबूर किया कि वे भारतीय नेताओं के साथ खुला समझौता करें, पूर्ववर्ती भारत के राजाओं, बड़े जमींदारों व वृहद व्यापार के साथ नया गठबंधन करने का प्रयास कर रहे थे।
फिर भी पार्टी का दावा था कि 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्रस्ताव में शामिल करार ब्रिटिश भारत के विभाजन हेतु ने राष्ट्रीय उन्नति के लिए नई संभावनाओं का प्रस्ताव किया और ये दो लोकप्रिय सरकारें व संविधान सभाएं राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों में रणनीतिक शस्त्र थीं। इसने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का स्वागत किया। दिसंबर 1947 में हालांकि उसने पैंतरा बदला और माउंटबेटन योजना की स्वीकृति को एक साम्राज्यवादी सामंतवादी बुर्जुआ संयोजन के आधार पर कायरपूर्ण आत्मसमर्पण कहा। इस संकल्प ने 1948 से 49 में साम्यवादी युयुत्सा की ओर प्रवृत्त किया। 1947 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस छोड़ दी। 28 फरवरी 1947 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपने नाम से कांग्रेस शब्द हटाने का फैसला किया। राम मनोहर लोहिया, एक समाजवादी नेता, ने कांग्रेस पर निहित स्वार्थों से समझौता करने का आरोप लगाया। मार्च में पार्टी ने गैर कांग्रेसियों के लिए सदस्यता खोल दी। मार्च 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी, जिनकी जनवरी 1948 में हत्या कर दी गई थी, की सुरक्षा की उपेक्षा का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। जयप्रकाश नारायण ने बताया कि भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया प्रारूप संविधान बेढंगा है और प्रेरक नहीं है। उत्तर प्रदेश में पार्टी के विधानसभा सदस्यों ने, जो कांग्रेस के टिकट से चुने गए थे, इस्तीफा दे दिया और पुनर्चुनाव का सहारा लिया, परंतु हार गए। स्वतंत्रता के आसपास की अवधि में इसी कारण भारत के विकास की भावी दिशा विषयक तीखी वैचारिक बहस देखी गई। कोई कौतुक नहीं कि इस वैचारिक वाद विवाद ने भारतीय संविधान सभा की उन कार्यवाहियों को अंशतः प्रकट किया जिन्होंने संविधान की रचना की थी। 2.10 भारतीय संविधान सभा का लक्ष्य संकल्प। इन सभी मुद्दों को लक्ष्य संकल्प में व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, जो भारतीय संविधान सभा में उसकी कार्यवाहियों के एक काफी शुरुआती चरण में पारित किया गया। उस संकल्प ने एक स्वतंत्र भारतीय अधिगणतंत्र की स्थापना का वचन दिया, जो अपने घटक भागों के साथ समग्र सत्ता व अधिकार भारत की जनता से ही व्युत्पन्न करेगा। यह भारत के सभी लोगों को इन बातों की गारंटी देता है: न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीति, सामाजिक स्थिति की, अवसर की व कानून के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, कानून व सार्वजनिक नैतिकता के अधीन संघ व कार्रवाई की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं पददलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समुचित सुरक्षा उपाय मुहैया कराए जाएंगे। ये उदारवादी एवं कल्याणकारी विचार, जैसा कि हम देखेंगे, भारतीय संविधान की उस प्रस्तावना में प्रकट हुए जो स्वतंत्र भारतीय राज्य की अनिवार्य धारणा प्रस्तुत करती है। मौलिक अधिकार व राजनीति के निदेशक सिद्धांत उनका विस्तारण थे।